हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नाइन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड का नाइन्थ क्लास का चैप्टर है ये स्टडी ऑफ गैस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, और इसे ध्यान समझिए, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, बीच में स्किप नहीं करना स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ गैस लॉ। तो स्टडी ऑफ गैस लॉ में स्टडी गैस की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉलिड लिक्विड गैस मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस में सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मेनली यहाँ में हमको किससे डील करना है? गैस से डील करना है। सॉलिड लिक्विड से अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ गैस की होती है, ठीक है। तो गैस को फिर गैस के प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने उसके ऊपर कुछ लॉ बनाया, ठीक है, जिसे कहते हैं गैस लॉ। गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके कुछ लॉज बनाए गए, जनरल लॉ बनाए गए, जनरल, ठीक है। जिनमें हम यहाँ पर नाइन्थ क्लास में दो लॉज को पढ़ेंगे, बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। गैस के प्रॉपर्टीज है, गैसेस हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज विच डिफरेंशिएट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड्स। गैस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सॉलिड लिक्विड से गैस को अलग करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस में कोई भी डेफिनेट शेप, साइज या वॉल्यूम नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। गैस में कोई बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। सब लोग जानते हो स्टूडेंट, गैस के पार्टिकल्स में, गैस के मॉलिक्यूल में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है, ठीक है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में बहुत ही कम स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट। इसके बाद कौन सी पॉइंट है? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव इन स्ट्रेट लाइंस अंडरगो रैंडम कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्यूपाई स्पेस अवेलेबल इन कंटेनर। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और इनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लो किसी कंटेनर में गैस रखा है मान लो, तो गैस जो है कंटेनर में क्या कर रहा है? कोलाइड करेगा वो, ठीक है। आपस में भी स्ट्राइक कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन इनका कोलिजन क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब ये होता है स्टूडेंट, ना ही एनर्जी गेन करना ना ही एनर्जी लॉस करना। समझ में आ रहा है? एनर्जी रिवन क्या होता है? ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इनके कोलिजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के आधार पर, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से गैस के प्रॉपर्टीज को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस में डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होता है। Molecules in a gas far apart and very weak force of attraction between gas molecules. Molecules are in continuous motion. Molecules are in continuous motion in the entire available space. ठीक है? And their movement is restricted only by walls of container. बोला ये जा रहा है स्टूडेंट कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, ये बहुत ही फार रहते हैं, दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स गैस में, ठीक है। और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? बहुत वीक रहता है, ठीक है। और इनमें कंटिन्यूसली क्या होता है? मूवमेंट होता है। इनके पार्टिकल मूव करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है, कंटेनर से। समझ में आ रहा है? और इनका जो मूवमेंट है इनके पार्टिकल का, ये पूरे कंटेनर को कवर कर लेते हैं, ठीक है, कोलाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जहाँ तक इनकी बाउंड्री है वहाँ तक ये कोलाइड करते हैं, और इन्हें हम ये समझते हैं कि उसकी वॉल्यूम है गैस की, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद देखो स्टूडेंट क्या यहाँ पर लिखा गया है, हाईली कंप्रेसिबिलिटी। मतलब इनमें कंप्रेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली होगा स्टूडेंट, क्योंकि वॉल्यूम्स ऑफ पार्टिकल्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, हेंस कैन बी कंप्रेस। स्टूडेंट, गैस के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनको कंप्रेस बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? इसके बाद क्या है? एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में ये प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी कॉजेस प्रेशर टू बी exerted on the walls, ठीक है। प्रेशर होता है क्या स्टूडेंट? प्रेशर होता है द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? गैस के पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, वॉल के कंटेनर पर, उसी के चलते क्या आता है? गैस में प्रेशर आता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, उसे कहते हैं प्रेशर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी कोलिजन की,
उतने ही ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट, प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये फ्रिक्वेंसी कोलिजन की, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कब होगी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल्स में रैंडम मोशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है पार्टिकल का। तो स्पीड के बढ़ने से पार्टिकल्स के नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बार बार अब क्या कर रहा है, कंटेनर के साथ स्ट्राइक कर रहा है गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्ट्राइक करेगा गैस का पार्टिकल, कोलाइड करेगा कंटेनर के साथ में, उतना ही ज़्यादा क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। कि प्रेशर होता है क्या है, प्रेशर होता है क्या, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या स्टूडेंट, हैव लो डेंसिटी। गैस की डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, लो होती है, ऑब्वियसली लो होगी। कि डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो हम जानते हैं स्टूडेंट गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इसीलिए यूनिट वॉल्यूम में इनकी संख्या क्या होगी, अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ले लिया जाएगा तो इनकी संख्या क्या होगी, इनकी बहुत कम होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अगर सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में ही बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम रहता है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट, गैस मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस डिफ्यूजन मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स या इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का इंटरमिक्स होना उसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो किसके मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स हो सकते हैं अच्छे से, गैस के पार्टिकल्स। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, तो बड़े आराम से ये किसी दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें मूवमेंट बढ़ जाता है गैस के पार्टिकल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तुम पहले ही बता चुके हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से गैस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब स्पीड का बढ़ना। समझ में आ रहा है, गैस के पार्टिकल का स्पीड का बढ़ना। समझ में आ रहा है, तो स्पीड बढ़ गए तो स्पीड बढ़ने से पार्टिकल्स के नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे पर यूनिट एरिया, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको स्टूडेंट। इसके बाद गैस लॉ पढ़ते हैं। गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स विच गैस फॉलो व्हेन सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। गैस लॉ क्या है, एक सर्टेन लॉ है, ऑब्जर्व किया गया है। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। ठीक है, जैसे बॉयज, चार्ल्स, गैलुसेक, ठीक है, ये सब साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा गैस के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया और ये अपने हिसाब से फिर लॉ बनाए। ठीक है, जनरल लॉ कुछ बनाए, तो गैस लॉ यही है। ठीक है, इनके लॉज को पढ़ना है हमको, उन्हीं को कहते हैं गैस लॉ। लेकिन इसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस होता है स्टूडेंट। ये गैस लॉ जो भी डिफाइंड होगा, जितने भी गैस लॉ आएंगे आगे, ये एक सर्टेन पैरामीटर में बंधे होंगे। ठीक है, वो सर्टेन पैरामीटर्स क्या होता है बच्चों, मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। मास को मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर, क्योंकि मास रिमेन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट ही रहता है गैस का, ये माना गया है। समझ में आ रहा है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कोई भी एक यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और कोई दो पैरामीटर्स के बीच में क्या देखना है हमको, रिलेशन देखना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर इंडिकेट करता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, वो टेम्परेचर बताता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो समझ लो टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर ये भी होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो भी टेम्परेचर बताता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या होती है स्टूडेंट, पढ़ चुके हैं पहले, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। लेकिन हमें बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना है आपको, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया रहेगा उससे क्या ऐड करेंगे हम स्टूडेंट, उसको उसमें हम ऐड करेंगे 273 केल्विन ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है, 273 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा, आ रहा है समझ में? एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, ये हट गया था ना, ये एवरेज फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मान लो केल्विन में टेम्परेचर निकालना है हमें, ठीक है, तो हमें 273 में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो टेम्परेचर केल्विन में निकल जाएगा। प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाई स्ट्राइकिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंटेनर। समझ में आ रहा है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है किनके द्वारा, गैस के पार्टिकल्स के द्वारा। ये गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्ट्राइक करते हैं कंटेनर में। समझ में आ रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट करना। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो यूनिट क्या होती है प्रेशर की, 1
एटमॉस्फेरिक यूनिट, टेम्परेचर की प्रेशर की यूनिट क्या होती है प्रेशर की? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे अभी हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, जिसे क्या माना गया है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है ये? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में लिखते हैं 1 एटीएम। तो 1 एटीएम प्रेशर में 760 mmHg के बराबर है ये। 760 mmHg मतलब मर्क्यूरी का रीडिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। 760 mm, ये यहाँ पर क्या है? Hg यहाँ पर है, ठीक है, Hg आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ठीक है। ये सब Hg का रीडिंग है, ठीक है। तो 760 mmHg जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 760 टोर के इक्वल होता है। और 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी को क्या लिख सकते हो? 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में काम आने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट में कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए फिक्स्ड मास, ठीक है, ऑफ ए गैस। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी फिक्स मास गैस, ठीक है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये सब यूनिट दी गई है यहाँ पर, यूनिट में रिलेशन दिया गया है वॉल्यूम का। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? 1000 लीटर के बराबर होता है। एंड 1 लीटर जो होता है स्टूडेंट वो 1000 ml के बराबर होता है। और 1000 ml किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट। बॉयस लॉ की हम बात कर लेते हैं। बॉयस लॉ और एक पढ़ना है हमें चार्ल्स लॉ। बॉयस लॉ क्या होता है स्टूडेंट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो गैस की वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर के। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर किसी भी गैस के प्रेशर को बढ़ा रहे हो मतलब कंप्रेस कर रहे हो गैस को, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब इनवर्सली का रिलेशन है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या देखा गया है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है स्टूडेंट तो यहाँ पर इक्वल और के आ जाता है। इक्वल एंड के मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट। तो v इक्वल टू के इंटू 1/p और p इंटू वी मल्टीप्लाई कर दिए, पी वी इक्वल टू के। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या है बच्चों? कांस्टेंट के आया है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ यहाँ पर देखो बनाया गया स्टूडेंट, ये ग्राफ बनाया गया वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का एक ग्राफ बनाया गया। तो देखो स्टूडेंट ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हमने लिया है, ठीक है। पहला पॉइंट पर वॉल्यूम क्या था स्टूडेंट? 1000 ml और इस करस्पॉन्डिंग इस पर प्रेशर क्या था स्टूडेंट? 1 atm। सेकेंड पॉइंट पर वॉल्यूम क्या था स्टूडेंट? सेकेंड पॉइंट पर वॉल्यूम क्या था स्टूडेंट? सेकेंड पॉइंट पर वॉल्यूम क्या था स्टूडेंट? 500 ml और करस्पॉन्डिंग इस पर क्या है स्टूडेंट? इस पर प्रेशर क्या है स्टूडेंट? 2 atm। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग 250 ml वॉल्यूम पर प्रेशर क्या है? 4 atm है। समझ में आ रहा है? ये दिखाया गया स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया? प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? कांस्टेंट क्या आ रही है? तो पहले कंडीशन में क्या पुट करना पड़ेगा? P1 V1, उसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट कंडीशन को? P1 V1। तो प्रेशर P1 इंटू वॉल्यूम V1। तो इसकी वैल्यू क्या है? इस पर 1000 ml है इंटू ये वॉल्यूम है मतलब 1000 ml और प्रेशर क्या है? 1 atm प्रेशर है। तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट? 1000। और उसके बाद P2 V2 हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर क्या निकाला गया? P2 V2 निकाला गया। तो P2 V2 निकालना सेकंड पॉइंट पर, तो P2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? वॉल्यूम क्या है इसका? 500 और इस पर प्रेशर क्या है स्टूडेंट? 2 atm है। तो 500 टू 2 कितना है स्टूडेंट? 1000। इस पर भी वैल्यू क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिया गया, थर्ड पॉइंट पर भी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट? 1000 आ रहा है। 250 वॉल्यूम है और 4 atm क्या है? प्रेशर है। तो कहने का मतलब ये है कि हर पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं? प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यह इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? मतलब P1 V1 की जो वैल्यू आ रही है 1000, वही किसकी वैल्यू आ रही है? P2 V2 की। तो ये तो 1000 जो आया ये एक लेट किया गया वैल्यू है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगा। वो वैल्यू जो होगा वो P1 V1 का भी होगा, वो वैल्यू P2 V2 का भी होगा और वो वैल्यू जो होगा वो P3 V3 का भी होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल रहा है स्टूडेंट कि P1 V1 जो है वो P2 V2 के क्या है? इक्वल है। समझ में आ रहा है? इसका जो प्रोडक्ट होगा P1 V1 का वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा? P2 V2 के। और ये किसके इक्वल होगा? P3 V3 के। लेकिन P3 V3 यहाँ पर नहीं लिखा गया, ठीक है। ओनली 2 यहाँ पर कंडीशन लिया गया, ठीक है, इनिशियल और फाइनल।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसके बाद चार्ल्स लॉ की हम बात करते हैं। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रहेगा स्टूडेंट? मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो है स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्टूडेंट हम केल्विन को कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन को कहते हैं। केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेम्परेचर का एक स्केल बनाया। केल्विन स्केल स्टूडेंट याद रखो, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है, टेम्परेचर की। केल्विन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, केल्विन होता है। 7 फंडामेंटल यूनिट में केल्विन आता है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना। तो स्टैंडर्ड इसे माना गया। आपको न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया गया है तो आपको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब यहाँ पर है, तो वॉल्यूम इक्वल टू प्रोपोर्शन का साइन हटा तो क्या आता है स्टूडेंट? इक्वल और के आ जाता है। तो v इक्वल टू के इंटू टी, तो t को इसके नीचे लेकर चला हो वॉल्यूम के नीचे, तो v बाई टी इक्वल टू के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हर समय क्या मिल रहा है हमको स्टूडेंट? कांस्टेंट मिल रहा है। चाहे किसी भी पॉइंट पर हम जाएं, चाहे किसी भी पॉइंट को लिया जाए, वॉल्यूम टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। मतलब अगर मान लो कोई फर्स्ट कंडीशन है, उस पर v1 बाई टी1 की जो वैल्यू आएगी, और कोई सेकंड कंडीशन है उस पर v2 बाई टी2 की जो रेशियो आएगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए v1 बाई टी1 इक्वल टू v2 बाई टी2। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया स्टूडेंट? इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस, अगर मान लो किसी भी गैस का, ये चार्ल्स लॉ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ऐसे भी चार्ल्स लॉ को डिफाइन किया जाता है। अगर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट अगर हो क्या ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस, ठीक है, समझ में आ रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस यहाँ पर होगा ड्राई गैस, इसके बाद होगा द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीज और डिक्रीज, समझ में आ रहा है? इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया स्टूडेंट, डिक्रीज by of a dry gas. If pressure remain constant of a given mass of a dry gas, then volume V increase or decrease by 1 by 273 of its original volume at 0 degree Celsius for each degree centigrade rise or fall in temperature. स्टूडेंट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस को लेते हैं, सपोज करो उसका वॉल्यूम क्या है? कुछ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V। अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, समझ में आ रहा है? तो इसमें ये बोला जा रहा है स्टूडेंट कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस की वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगी पहले से? पहले अगर मान लो वॉल्यूम V थी तो उसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा इंक्रीज होने से टेम्परेचर, प्लस उसमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट क्या होगा वॉल्यूम का? 1 बाई 273 इनिशियल वॉल्यूम का, समझ में आ रहा है? इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट क्या आएगा स्टूडेंट? V माइनस 1 बाई 273 इनिशियल वॉल्यूम, समझ में आ रहा है? तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से, ठीक है, इस पॉइंट को। लेकिन यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर केल्विन स्केल को कहा गया है, ठीक है। अ टेम्परेचर स्केल विथ एब्सोल्यूट जीरो एज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। याद रखो स्टूडेंट, केल्विन टेम्परेचर में नेगेटिव नहीं होता है। केल्विन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस जो होता है, सेंटीग्रेड वाला जो टेम्परेचर होता है, ये माइनस में चला जाता है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन केल्विन का जो टेम्परेचर है ये 0 केल्विन से ही स्टार्ट होता है। ये -2 केल्विन, 3 केल्विन नहीं होता है स्टूडेंट, माइनस में 0 केल्विन से मिनिमम इसका वैल्यू होता है और आगे तक चलते जाते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया स्टूडेंट, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जब आप ग्राफ देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप एक नोटिस करोगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर वॉल्यूम क्या हो चुका है गैस का? 0 हो चुका है। -273 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है स्टूडेंट 0 केल्विन। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस टू 0 सेंटीमीटर क्यूब इज ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसमें ये लिखा गया है कि जो वॉल्यूम डिक्रीज होकर के 0 आ चुका है ना इस पॉइंट पर वॉल्यूम, तो ये 0 वॉल्यूम किसी गैस का होता नहीं प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये जस्ट एक थ्योरेटिकल है। रियल में क्या होता है
कि कोई भी गैस इस टेम्परेचर पर आने के पहले ही, इस टेम्परेचर को रीच करने के पहले ही वो गैस जो है वो लिक्विड या सॉलिड में पहले ही कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ये टेम्परेचर रीच करने के पहले ही वो गैस क्या होती है, उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है या तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो यहाँ तक आते आते लिक्विड या सॉलिड ना बन पाए, ऐसी कोई गैस नहीं है। ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर माना गया है कि इस पर सब कुछ, कोई भी गैस हो जाए वो लिक्विड या सॉलिड बन ही जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में आपको? तो आज का लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट? ठीक है, कमेंट करके हमको भेजिए स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए हमारे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैं कपिल कुमार, ठीक है स्टूडेंट, और मैं फिर से आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इसका सेकंड लेक्चर फिर से नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है स्टूडेंट, नए कंसेप्ट के साथ में फिर आपसे मिलता हूँ स्टूडेंट, और सारे बेसिक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, सिर्फ आप हमारे लेक्चर को अच्छे से स्टार्टिंग से देखते रहिए, सुनते रहिए, और जो नोट्स है इसको फॉलो करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।